देखो हिंदी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। ठीक, तो भाषा का जो विकास हुआ है, भाषा का विकास आपका भाष धातु से हुआ है। ठीक, भाषा का विकास भाष धातु से हुआ। अब ये क्या होती है भाष धातु, इसको ज़रा समझना। देखो होता क्या है, भाष का मतलब, ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो भाषा का विकास हुआ है वो भाष धातु से हुआ है। अब भाष धातु का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझना। एक वर्ड इसमें आ रहा है, एक शब्द इसमें आ रहा है धातु। तो सबसे पहले तो आपको इसको समझना है कि भाई धातु होती क्या है। देखो जैसे आप हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं, वैसे ही मूल भाषा में आपकी क्या होती है, धातु होती है। जैसे आप हिंदी की क्रिया पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपका मूल भाषा में आपकी क्या होती है, धातु होती है। या आप ये कह सकते हैं कि हिंदी में जो क्रिया है, इस क्रिया का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, धातु से ही हुआ है। समझना, मैंने आपको बोला कि जो भाषा का विकास हुआ है, उस भाषा का जो विकास हुआ है वो भाष धातु से हुआ है, जिसमें एक शब्द मैंने आपको बोला कि धातु। अब धातु होती क्या है, इसको आपने समझना है। जिस तरीके से हिंदी की आपकी क्रिया होती है, ठीक वैसे ही मूल भाषा में, देखो जब भी मैं आपको मूल भाषा बोलूँगा तो मूल भाषा का मतलब आप समझना कि संस्कृत के लिए हो रहा है। अभी मैं हिंदी के विकास की बात करूँगा कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ। तो जहाँ पर भी मैं मूल भाषा बोलूँगा तो आप मूल भाषा का मतलब समझना कि आप किस भाषा की बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि भाषा का जो विकास हुआ है वो भाष धातु से हुआ है। और धातु क्या है, जिस प्रकार से हिंदी की क्रियाएं होती हैं वैसे ही संस्कृत में क्या होती हैं, धातु होती हैं। और उन संस्कृत की धातु को ही हिंदी में क्या कर दिया जाता है, क्रिया के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब संस्कृत की धातु का प्रयोग ही हिंदी में क्रिया के रूप में होता है। अब वो कैसे होता है हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, बचपन में आप पढ़ते होंगे कि पठ धातु के रूप बताओ, इस धातु के रूप बताओ, उस धातु के रूप बताओ। तो अगर पठ क्या है, वहाँ पे धातु है, लेकिन पढ़ना यहाँ पे अगर हम उसमें धातु में प्रत्यय लगा देंगे तो हिंदी की क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो संस्कृत में वो धातु होगी, उस संस्कृत की धातु को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। और संस्कृत की धातु को हिंदी की क्रिया बनाने के लिए उसमें क्या जोड़े जाते हैं, प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, अब होता क्या है इस भाष धातु का मतलब, देखो इसका जो अर्थ निकाला जाता है वह निकाला जाता है विचारों का आदान प्रदान। क्या निकाला जाता है, विचारों का आदान प्रदान। मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा होती क्या है। देखो विचारों का आदान प्रदान, सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके मन में भी कोई विचार होंगे, मेरे मन में भी कोई विचार होंगे, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या आपको सिखाऊंगा, क्या आपको पढ़ाऊंगा, ये आप कोई नहीं जानते हैं। आपके मन के विचार आपके मन में होंगे, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, या मेरे मन के आगे क्या विचार हैं, उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। लेकिन उन विचारों का ही आदान प्रदान आपका क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। उन विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य के मन के वह भाव जिस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसी माध्यम या साधन को आप क्या बोलते हो, भाषा बोलते हो। मतलब मेरे मन के भाव हैं, मेरे मन के विचार हैं, जब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा, चाहे वो लिखित रूप में रखूँ, चाहे वो मौखिक रूप में रखूँ, चाहे वो सांकेतिक रूप में रखूँ, तो आप उस चीज़ को समझ थोड़ी पाओगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम या साधन से पहुंचाता है, उसी माध्यम या साधन का नाम क्या है, भाषा है। समझ पा रहे हैं भाई। मेरे मन के कोई विचार हैं, मेरे मन के कोई भाव हैं, मैंने कुछ आपको बोलना है, मैं कुछ आपको बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तक कोई माध्यम नहीं होगा, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, कोई अकेला एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वह अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जिस माध्यम या साधन से पहुंचाएगा, उसी माध्यम या साधन को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। समझ पा रहे हैं भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है, एक साधन है, जो क्या कर रहा है, मनुष्य के मन के भाव या विचारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह तक पहुंचाता है। उसी माध्यम या साधन को आप क्या बोलते हो, भाषा बोलते हो। समझ पा रहे हैं। अब ये भाषा है क्या, ये विचार क्या है। ये विचार देखो, विचार एक
अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार का मतलब फीलिंग, इमोशन। तो विचार क्या है? मनुष्य के मन की एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई का मतलब, देखो मैंने अ उपसर्ग लगा दिया, तो अ उपसर्ग हिंदी में जहाँ पर को भी लगेगा, हिंदी में अ उपसर्ग जहाँ पर भी लगेगा वो नहीं का अर्थ देगा। तो अध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, आत्मक मतलब आत्मा, मतलब स्वरूप लिए हुए, ध्वनि मतलब जिसमें आवाज़ नहीं है, मतलब मनुष्य के मन का वह भाव, वह विचार, या मनुष्य के मन की वह परिकल्पना, मनुष्य के मन का वह इमेजिनेशन जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विचार बोलते हैं। विचार क्या है? एक अध्वन्यात्मक इकाई है, मतलब एक स्वरूप लिए हुए, आत्मा का स्वरूप लिए वह ध्वनि जिसमें कोई वह विचार जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। समझ पा रहे हैं? तो विचार क्या है? एक अध्वन्यात्मक इकाई है। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब देखो कि भाषा है क्या, कहाँ से इस भाषा की उत्पत्ति हुई, भाषा का स्वरूप कैसा है, भाषा परिवर्तनशील है या नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है या नहीं है, या भाषा का विकास सरल से कठिन की ओर है या कठिन से सरल की ओर है। आपको पता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसकी विशेषताएं हैं भाषा की। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब, अर्जित संपत्ति का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से हमने इसको अर्जित किया है, कहीं ना कहीं से हमने इसको ग्रहण किया है। और कहाँ से ग्रहण किया है? सबसे पहले हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? अपनी माता पिता से। फिर उसके बाद हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? समाज से। उसके बाद हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? देश से। उसके बाद हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? विदेश से। तो भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब ग्रहण करना, इसको हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं से इसको हम ग्रहण कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जो वोकल होता है, जो बोलने का गुण होता है, बोलने का गुण एक मनुष्य में जन्मजात होता है। मतलब जब एक इंसान का जन्म होता है, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, तो उस जन्म से ही उसमें बोलने के गुण जन्मजात होंगे। माँ के पेट से ही उसमें बोलने का गुण होगा, लेकिन उसने क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये वो कहाँ से सीखेगा? पहले अपने माँ बाप से सीखेगा। सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखेगा। वो माँ उसको जो सिखाएगी, सबसे पहले जनरली आप देखते होंगे पहाड़ों में पानी, ये बोलना सिखाते हैं, माँ बोलना सिखाते हैं, पापा बोलना सिखाते हैं, दादा बोलना सिखाते हैं। तो कहाँ से सीख रहा है? सबसे पहले अपनी माँ से सीख रहा है। उसके बाद वह अपने परिवार से सीख रहा है, फिर वह अपने समाज से सीख रहा है, फिर वह अपने देश से सीख रहा है, फिर वो विदेशों से सीख रहा है। तो भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण का मतलब, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उच्चारण सीखते हैं उसका, उच्चारण। अनुकरण का मतलब उसके जैसा, जिससे हम सीख रहे हैं उसके जैसा अनुकरण करना, फॉलो करना उसको। सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, उच्चारण सीखते हैं उसका। और ये जो बोलने का गुण होता है, ये मनुष्य में जन्मजात होता है, लेकिन क्या बोलना है वो कहाँ से सीखता है? माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज और देश से सीखता है। उसके बाद वह क्या सीखता है? लिखना सीखता है। उसके बाद उसका प्रयोग सीखता है। समझ पा रहे हैं? ऐसी भाषा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है? कहाँ से सीख रहा है वो? समाज से ही तो सीख रहा है। तो ये एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगर भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो 1000 और 1050 ईस्वी के आसपास जो भाषा बनी थी, हिंदी भाषा जब बनी थी, आज भी वही हिंदी भाषा होती। क्या तब की हिंदी भाषा और अब की हिंदी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा? चेंजेस नहीं हुए होंगे? चेंजेस हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे। इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। जब परिवर्तन हुए होंगे तो इसका मतलब भाषा क्या है? परिवर्तनशील भी है ना। स्टार्टिंग में आप देखते थे, अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती, अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो होता क्या? सबसे पहले हमारी मूल भाषा थी संस्कृत, जो थी वही आज तक बनी रही थी। तो मूल भाषा उस समय 2 भागों में बटी, आपका वैदिक और लौकिक में। वैदिक क्या था? जिसमें वेद वगैरह लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी भाषा थोड़ी कठिन थी। आप देखते होंगे, अगर आप हिंदी भाषा ही भी बोलते हैं तो आप जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो, और एक जो शुद्ध हिंदी भाषा बोलता है वो, दोनों में फ़र्क होगा। और कठिन कौन सी होगी? शुद्ध हिंदी कठिन होगी। नहीं तो सामान्य हिंदी तो कोई भी बोल लेता है। वैसे ही संस्कृत भी क्या था? मूल भाषा भी 2 भागों में बटी, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब जो शुद्ध था, शुद्ध रूप जो था,
जिसमें वेद वगैरह लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसी का दूसरा था जो भाग था वो क्या, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब लोगों में प्रचलित, जो लोगों में प्रचलित थी। लोगों में कौन सी संस्कृत प्रचलित थी, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, जिसमें रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, पुराण लिखे गए, ये सब क्या था, लौकिक संस्कृत था। और जो भाषा आसान होती है हम उसी को अडॉप्ट करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। तो बाद में इसी लौकिक आगे चलती गई। लौकिक के बाद आगे कौन सी भाषा आई, पाली भाषा आई। पाली भाषा में उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ और बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ भी उस समय लिखे गए। और बौद्ध धर्म के इन 3 ग्रंथों को आप त्रिपिटक बोलते हैं, जिसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। पाली के बाद जो आगे भाषा बनी वो प्राकृत भाषा बनी, जिस समय जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और उस समय महावीर के द्वारा जैन धर्म के 3 ग्रंथ लिखे गए। कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये जैन धर्म के 3 ग्रंथ हैं। उसके बाद पाली प्राकृत के बाद अगली जो भाषा आई वो कौन सी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या आया, सौरसेनी अपभ्रंश, और तब जाके क्या बनी, हिंदी भाषा बनी। तो अगर भाषा कोई परिवर्तनशील नहीं होती तो अभी भी आपकी क्या चल रही होती, मूल भाषा ही चल रही होती। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मानक स्वरूप। हर किसी भाषा का, कोई भी भाषा होगी तो उसका एक निश्चित व्याकरण होगा और उसकी एक निश्चित लिपि होगी। बिना व्याकरण और बिना लिपि के भाषा को मानकीकृत रूप नहीं मिल सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिपि क्या है, लिपि जो है वह ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप प्रदान करती है। हमारी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और ये जो लिपि है यह ध्वनि चिन्हों को क्या करती है, मानकीकृत रूप प्रदान करती है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखो, मैंने आपको बोला कि भाषा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही आपका क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और ये जो भाषा होती है भाई, विचारों का आदान प्रदान तो आप करोगे, तो विचारों का आदान प्रदान आप कितने तरीकों से करोगे, 3 तरीकों से। तो भाषा के जो प्रकार होंगे वो कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। एक होगा आपका मौखिक भाषा, एक होगा आपका लिखित भाषा और एक होगा आपका सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान यदि बोलकर या सुनकर करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। इस मौखिक भाषा के अंदर अगर आप रेडियो से कोई समाचार सुन रहे हैं तो वो भी क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। समझ पा रहे हैं। और मौखिक भाषा में देखो, मैंने आपको बोला कि मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक बोलकर या सुनकर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान अगर करता है तो वह माध्यम ही आपका क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। और एक मौखिक भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके पास होते हैं। मौखिक का मतलब बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ से बना लेते हैं, साउंड से। लेकिन जब तक कोई आवाज़ अपना सार्थक अर्थ नहीं देती है तब तक वह मौखिक नहीं होगी। मतलब अगर मैं सीटी बजाऊं तो वो जो सीटी है उसकी आवाज़ तो आ रही है, उसकी साउंड तो आ रही है, लेकिन वो मौखिक भाषा नहीं है, वो सांकेतिक भाषा है। जब तक कोई ध्वनि, कोई साउंड, कोई आवाज़, कोई सार्थक अर्थ नहीं देती है तब तक वह मौखिक नहीं कहलाएगी। अगर आप रेडियो से समाचार सुन रहे हैं तो वो क्या है, मौखिक भाषा है। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं तो वो क्या है, मौखिक भाषा है। उसके बाद जो अगली भाषा है वो लिखित भाषा। अब लिखित भाषा, मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को लिखित रूप से अगर पेश करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिखित भाषा बोलेंगे। इस लिखित भाषा के अंतर्गत जैसे समाचार पत्र जो है वह लिखित भाषा का उदाहरण होगा। क्यों? अरे वो जो समाचार पत्र है वो किसी न किसी ने तो लिखा होगा, उसने लिखा है और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसके मन के भाव और विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है वह किसके माध्यम से हो रहा है, लेखन के माध्यम से हो रहा है। तो ये क्या होगी, लिखित भाषा होगी। पाठ्य पुस्तकें वगैरह हैं तो पाठ्य पुस्तक, किताब वगैरह जो है लिखित है, मौखिक है या सांकेतिक है, लिखित भाषा का उदाहरण है। उसके बाद सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है, मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को अगर इशारों या संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है
तो उस माध्यम या साधन को ही आप क्या बोलोगे, सांकेतिक भाषा बोलोगे। और सांकेतिक भाषा मैंने आपको बोला कि जैसे सपोज दैट कोई ताली बजा रहा है, तो किसका उदाहरण है, सांकेतिक भाषा का। क्रिकेट में आप देखते होंगे अंपायर अपने डिसीजन देता है, वो क्या है, सांकेतिक भाषा। ट्रैफिक पुलिस वाला रोड में खड़ा होगा, वो संकेत करता है, इशारे करता है, वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। कोई सीटी बजा रहा है तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है। क्योंकि सीटी बजाने का मतलब कुछ ना कुछ वहाँ की ओर संकेत हो रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ थोड़ी है। न जाने किस विचार से वो सीटी बजा रहा है, उस विचार का कोई अर्थ तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो भी क्या है, आपका सांकेतिक भाषा है। कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड, गाड़ी का हॉर्न आपका क्या है, सांकेतिक भाषा है। और इस लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा में ही विचार अभिव्यक्ति का जो सबसे सरल माध्यम होगा, विचार अभिव्यक्ति का जो सबसे सरल माध्यम होगा वह कौन सा होगा, मौखिक भाषा होगा। मतलब सबसे सरल भाषा जो होती है वो मौखिक भाषा होती है। क्यों, इसलिए सरल भाषा होती है। आप सोच रहे होंगे लिखित भाषा भी तो सरल हो सकती है। देखो, मौखिक और लिखित में भी फर्क है। अगर कोई लेबर है जो रोड में काम कर रहा है, जो आपके घरों में काम कर रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्या जरूरी है उसको लिखना आ जाए? लेकिन उसको बोलना तो आएगा। अगर उसको बोलना होगा तो अपने विचारों के आदान प्रदान वो किसी भी भाषा में कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन वही चीज उसको लिखने को दोगे तो बहुत सारी अशुद्धि कर देगा, या फिर उसको लिखना नहीं आएगा। वो अमर अकबर एंथनी बोल तो देगा, लेकिन वही अमर अकबर एंथनी उसको लिखना होगा तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर देगा। उसको पता भी नहीं होगा कि ओ कैसे लिखते हैं। वो बोलेगा ओ, वो बोलेगा अकबर, वो बोलेगा एंथनी, लेकिन उसको पता नहीं होगा एंथनी कैसे लिखते हैं। होता क्या है ना पॉसिबल। तो सबसे सरल जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, मौखिक भाषा। और सबसे कठिन जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, सांकेतिक भाषा। लिखित को नहीं बोलोगे। सबसे कठिन जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, सांकेतिक भाषा। क्यों, अगर मैं यहाँ से कोई संकेत कर रहा हूँ तो इस संकेत का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप जितने लोग हैं उस संकेतों को अलग अलग रूप में समझेंगे। अगर मैं यहाँ से हाथ हिला रहा हूँ तो कोई सोचेगा इसका मतलब यह है कि वो जाने को बोल रहा है, कोई सोचेगा कि इसका मतलब हाई है, कोई बोलेगा इसका मतलब मना करने का भाव है। समझ पा रहे हैं। तो सबसे कठिन जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, सांकेतिक भाषा। इतना समझ गए। मैंने आपको बोला कि भाषा क्या है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को जिस माध्यम या साधन से प्रकट करता है उसी माध्यम या साधन को आप क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। और ये जो भाषा है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। सबसे सरल जो भाषा है वो लिखित भाषा है, और मौखिक भाषा है। और सबसे कठिन जो भाषा है वो कौन सी, सांकेतिक भाषा है। मैंने आपको बोला कि इस भाषा का जो विकास हुआ है वह भाष धातु से हुआ है। धातु मैंने आपको बोला कि वो मूल रूप में है संस्कृत में। मूल रूप का मतलब, मूल भाषा का मतलब संस्कृत होगा। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, उसी धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और संस्कृत की धातु को हिंदी में प्रयोग करने के लिए, हिंदी में क्रिया बनाने के लिए उस धातु में प्रत्यय वगैरह जोड़ दिए जाते हैं, तब जाके संस्कृत धातु हिंदी में क्या बनती है, क्रिया बनती। समझ पा रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। मैंने बोला कि भाषा की विशेषताएं। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति मतलब हम कहीं से इसको ग्रहण कर रहे हैं, और कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, समाज से। तो भाषा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप होता तो आज तक मूल भाषा ही चलती रहती। इसका मतलब यह क्या है, परिवर्तनशील है। और भाषा का कोई मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब निश्चित व्याकरण और उसकी निश्चित लिपि होती है। और भाषा हमेशा सरल से कठिन की ओर नहीं जाती है, कठिन से सरल की ओर आती है। क्यों, अगर आप कोई भाषा सीखोगे तो सबसे पहले आपको कठिन लगेगी। अगर आप हिंदी भाषा भी बचपन अगर आप अपना याद करोगे तो बचपन से आप सीखते आ रहे होंगे। पहले आप बोलना सीखते हैं, फिर स्कूल में आपसे पेंसिल पकड़ के उनके ऊपर अ से लेके आह तक, क से लेके ज्ञ तक उनको चढ़ाना सीखते हैं। उसके बाद आप खुद लिखना सीखते हैं, उनके बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं। तो क्या है, तब आपको कठिन लगता था, लेकिन अब जब आप सब सीख गए हैं तो अब आपके लिए वही चीज़ क्या है, सरल है। समझ पा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस हिंदी के विकास की। तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मूल भाषा से। अब कहाँ से मूल भाषा, सबसे पहली जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत। इसी को आप क्या बोलते हैं, मूल भाषा बोलते हैं।
और उसके बाद यही संस्कृत आपका दो भागों में टूटा। एक था आपका क्या, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा आपका क्या था, लौकिक संस्कृत। दूसरा आपका क्या है, लौकिक संस्कृत। अब देखो मैंने आपको बोला कि वैदिक संस्कृत का मतलब, वैदिक संस्कृत का मतलब है कि उस समय जिस संस्कृत भाषा में आपके वेद वगैरह लिखे गए थे, 4 वेद आपको पता होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दूसरा जो था मूल भाषा का दूसरा भाग क्या था, लौकिक भाषा। अब लौकिक का मतलब जो थोड़ा आसान थी, किससे, वैदिक संस्कृत से थोड़ा आसान थी लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब जो लोगों में प्रचलित थी, तो लोगों में जो ज़्यादा प्रचलित थी, आम बोलचाल में, पठन पाठन में लोग जिस भाषा का यूज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, वो कौन सी थी, लौकिक संस्कृत थी। इसी लौकिक संस्कृत में आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी गई। और मनुष्य क्या है, मनुष्य का नेचर है, मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा उस चीज़ की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो उसको पढ़ने लिखने में क्या हो, आसानी हो जिसमें। तो लौकिक संस्कृत का आगे विकास हुआ और ये लौकिक आगे किस में बटी, पाली में। लौकिक के बाद जो भाषा आई वो कौन सी आई, पाली भाषा। और इस पाली भाषा के समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, किसका, बौद्ध धर्म का। तो इस पाली के समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इसी समय बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। और बौद्ध धर्म के जो ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, इन्हीं प्रमुख ग्रंथ को आप क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। क्या, त्रिपिटक। और ये जो 3 ग्रंथ हैं, एक है इसमें विनय पिटक, विनय पिटक, और दूसरा इसमें अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, और तीसरा है इसमें सुत्त पिटक। कौन सा, सुत्त पिटक। एक है आपका विनय पिटक, दूसरा आपका अभिधम पिटक और तीसरा आपका सुत्त पिटक। इन्हीं को बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ या फिर त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और इस पाली के बाद अभी इनका मैं विकास क्रम बताऊंगा। जब साहित्य वाला पार्ट चलेगा तो साहित्य वाले पार्ट में इनका जो ईस्वी था, कहाँ से इनका विकास हुआ, कब कब इसका विकास हुआ, इस समय कौन सी बोलियाँ थी, इस समय कौन सी भाषाएं थी, इनका क्षेत्र कौन सा था, वो साहित्य वाले पार्ट में चलेगा। समझ पा रहे हैं। और इस पाली के बाद जो अगली भाषा आई वो कौन सी आई, प्राकृत भाषा आई। और इस प्राकृत के समय किस धर्म का, जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। और इस समय जैन धर्म के समय इसके 3 ग्रंथ लिखे गए। जैन धर्म के जो 3 ग्रंथ थे आपके कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, और तीसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये ध्यान रखना। और इस प्राकृत के बाद जो आगे भाषा बनी, इससे वो कौन सी बनी, अपभ्रंश। कौन सी, अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो अगली भाषा आई वो कौन सी, सौरसेनी। कौन सी, सौरसेनी। देखो अपभ्रंश का मतलब समझना, हिंदी का विकास क्रम आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। कैसे बिगड़ा हुआ रूप, सपोज दैट आप लोगों ने भी घर में देखा होगा, ये जो शुद्ध शब्द है ये क्या है, रामेश्वर है। क्या है, रामेश्वर। लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं, रामेश्वर बोल देते हैं। घर में आप लोग सुनते होंगे रामेश्वर नहीं बोलते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रामेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामेश्वर बोल देते हैं। तो यही क्या है, अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप है उसका। ठीक। और इस अपभ्रंश के बाद जो अगली भाषा का विकास हुआ वो क्या था, सौरसेनी। क्या, सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या, सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें लिख लेना सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश के बाद फिर किस भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है। सबसे पहले कौन सा था, मूल भाषा। मूल भाषा मतलब संस्कृत। ये संस्कृत आपका 2 भागों में टूटी, एक था आपका वैदिक, एक था आपका लौकिक। वैदिक संस्कृत के समय आपका वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और लौकिक संस्कृत मतलब लोगों में प्रचलित, उस समय आपका रामायण महाभारत लिखे गए। और यही लौकिक प्रचलित आगे बढ़ी। लौकिक के बाद आगे किस भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा का। इस समय आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। और इसी समय बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए जिनको त्रिपिटक बोलते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। यह आपका लोअर पीसीएस प्री या फिर वीडियो में क्वेश्चन आया था। ठीक है। ये कौन सा, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक से। ठीक है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक है। ठीक है। तो उसके बाद अगली जो भाषा आई वो प्राकृत भाषा। प्राकृत के समय जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उस समय जैन धर्म के 3 ग्रंथ लिखे गए जिनमें से एक सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। उसके बाद प्राकृत के बाद जो अगली भाषा आई वो कौन सी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का दूसरा रूप क्या था, सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश के बाद कौन सा, हिंदी भाषा का विकास।
ठीक है। अब इनका विकास क्रम, इनका कालखंड मैं आपको बताऊंगा कब कब इन भाषा का विकास हुआ, ठीक। अब जनरली देखो हमने पढ़ना है हिंदी भाषा का व्याकरण, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा का व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को अगर हम इसके शब्द का विग्रह करेंगे, शाब्दिक विवेचना इसकी करेंगे तो वियोग आयोग करण। तो व्याकरण का मतलब है किसी चीज़ को भली भांति समझना। व्याकरण का मतलब है किसी चीज़ को भली भांति समझना। लेकिन व्याकरण एक पुस्तक आप बोल सकते हैं, एक ग्रंथ आप बोल सकते हैं, एक रचना आप बोल सकते हैं, एक कृति आप बोल सकते हैं, एक संस्मरण आप बोल सकते हैं। व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ है, आप देखते होंगे बहुत सारे व्याकरण की किताबें हैं। व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? एक रचना है। व्याकरण क्या है? एक कृति है। व्याकरण क्या है? एक संस्मरण है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्याकरण एक कृति है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक रचना है, एक संस्मरण है, जो किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान सिखाती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक रचना है, एक कृति है, एक संस्मरण है, जो किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। यही तो हुआ व्याकरण। आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए आपको उसका व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब आप हिंदी भाषा का व्याकरण तो बहुत कम लोग सीखते हैं, इसलिए बहुत कम लोग सीखते हैं क्योंकि बचपन से हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए आप अंग्रेजी का व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। पता है ना आपको? आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, तभी आप क्या सीख पाते हैं? टेंस वगैरह पढ़ते हैं, तभी आप अंग्रेजी भाषा सीख पाते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अंग्रेजी व्याकरण सीखते हैं तो कोई किताब लेके आते हैं, कोई डिक्शनरी लेके आते हैं, तो वही तो है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, एक रचना है, एक संस्मरण है, एक कृति है, जो किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देती है। उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। अब हिंदी भाषा के व्याकरण को आपने 3 भागों में पढ़ना है। अब हिंदी का जो पूरा व्याकरण है उसको आपने 3 भागों में पढ़ना है। हिंदी का व्याकरण पूरा आपने 3 भागों में पढ़ना है। अब ये 3 भाग हिंदी का क्या, किसी भी भाषा का अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आपको 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है आपका वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार, और तीसरा आपका वाक्य विचार। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, चलो यहाँ पे आ ही गया है। कभी भी किसी भी वर्ण के ऊपर, मतलब किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर ये गोल बिंदु जैसी दिखती है तो उसके ऊपर से कोई भी सिरोरेखा नहीं गुजरती है। किसी भी वर्ण के ऊपर अगर कोई बिंदु बनती है, हिंदी में जब आप वर्ण लिखते हैं, जब आप अक्षर लिखते हैं, उस वर्ण या अक्षर को लिखते समय अगर उसके ऊपर कोई गोल बिंदु जैसी आकृति बनती है तो कभी भी उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं जाएगी। सिरोरेखा का मतलब ये वाली लाइन होती है। हिंदी में इस लाइन को आप क्या बोलते हैं? सिरोरेखा बोलते हैं। इस लाइन को आप खड़ी पाई बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। जैसे अगर आप धौ लिखते हैं, तो इस तरीके से लाइन नहीं देंगे। इस तरीके से लाइन देंगे तो इसका मतलब धौ को आपने क्या बना दिया? घ बना दिया। अगर आप थौ लिखते हैं, तो थौ के ऊपर लाइन नहीं जाएगी, इस गुंडी के ऊपर लाइन नहीं जाएगी, इस बिंदु के ऊपर लाइन जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो यो हो जाएगा। अगर आप सौ लिखते हैं, तो इस सौ के ऊपर लाइन नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? आप रा लिख दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ध्यान समझना। तो हिंदी लिखते समय किसी भी वर्ण, किसी भी अक्षर या वर्ण के ऊपर कोई बिंदु अगर बनती है तो उसके ऊपर से कोई सिरोरेखा नहीं जाती। उनको लिखने का कैसा तरीका होगा? सपोज दैट आप लिखते हैं शिरोमणि। अगर आप शिरोमणि लिखते हैं तो इस तरीके से सी यहाँ तक लाइन जाएगी और उसके बाद लाइन ये ऐसे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से फिर मणि। समझ पा रहे हैं? तो हिंदी लिखते समय किसी भी वर्ण या अक्षर के ऊपर अगर कोई बिंदु जैसी संरचना बनती है, उसको लिखते समय कोई बिंदु बन रहा है, तो वहाँ पे आप कभी भी सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं जाएगी। तो हिंदी का जो व्याकरण है, उस हिंदी के व्याकरण को आपने 3 भागों में पढ़ना है। हिंदी का ही नहीं,
किसी भी चीज़ का अगर आपने व्याकरण पढ़ना है तो उस व्याकरण को आप 3 भागों में पढ़ोगे। एक आपका वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार और तीसरा आपका वाक्य विचार। और पहला जो आपका भाग चलेगा कल से वो आपका वर्ण विचार चलेगा। और इस वर्ण विचार के अंदर पहले आपने वर्णों का अध्ययन करना है। वर्णों का अध्ययन मतलब वर्णों के अंदर आपने स्वर और व्यंजन का अध्ययन करना है। उसके बाद स्वरों का आपने वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद व्यंजनों का आपने वर्गीकरण पढ़ना है। देखो जनरली एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या या हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। कुछ लोग 44 आंसर देते हैं, कुछ लोग 52 आंसर देते हैं, कुछ लोग 56 आंसर देते हैं। 44 वाले भी सही हैं, 52 वाले भी सही हैं और 56 वाले भी सही हैं। क्योंकि जब आप वर्णों का वर्गीकरण करोगे, जब आप स्वरों का वर्गीकरण करोगे, सबसे पहले मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करोगे। मात्रा के आधार पर स्वर जो वर्गीकृत होंगे, उसके बाद आप घोषत्व के आधार पर, घोष के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ोगे, अघोष और सघोष। उसके बाद आप प्राणवायु के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद आप जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद आप अनुनासिकता के आधार पर अनुनासिक और निरनुनासिक। उसके बाद आप ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। उसके बाद आप जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय। ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ेंगे? स्वर में पढ़ेंगे। वैसे ही आप फिर किस में पढ़ेंगे? व्यंजन। ठीक, तो कल आपका वर्ण विचार शुरू होगा और वर्ण विचार में आपका स्वर और व्यंजन चलेंगे और स्वर और व्यंजन के बाद वर्ण विचार में आपका क्या चलेगा? संधि चलेगी। समझ पा रहे हैं? फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, ऐसे चलते रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखना, आज जो आपने क्लास पढ़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले मैंने बोला हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा पढ़ रहे हैं ना, भाषा पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला भाषा क्या है? भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा का जो विकास हुआ है वो भाष धातु से हुआ है। भाष धातु का मतलब क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। तो मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को जिस माध्यम या साधन से प्रकट करता है, उसी माध्यम या साधन को हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और ये जो भाषा है या मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को कितने प्रकार से प्रकट करता है? 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक। फिर मैंने बोला कि भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। यह क्या है? परिवर्तनशील है। इसका मानक रूप है, निश्चित लिपि और निश्चित व्याकरण है इसका। और इसका जो विकास हुआ है वो कठिन से सरल की ओर हुआ है। और हम बात करते हैं हिंदी के विकास की, तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? सबसे पहले आपकी क्या थी? संस्कृत भाषा, जिसको हम मूल भाषा बोलते हैं। वही मूल भाषा आपकी 2 भागों में बटी, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक का मतलब जिसमें वेद वगैरह लिखे गए, जो कठिन थी। लौकिक का मतलब जो थोड़ा सरल थी, बोलने लिखने में सरल थी, लोगों में प्रचलित होगी। और यही लौकिक आपका आगे बढ़ी तो इसके बाद यह पाली, और पाली में आपका बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इस समय बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ लिखे गए, जिनको त्रिपिटक बोलते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। पाली के बाद जो अगली भाषा बनी वो आपका प्राकृत। प्राकृत के समय जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और जैन धर्म के 3 ग्रंथ लिखे गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। प्राकृत के बाद जो अगली भाषा बनी वो अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। और अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश, और तब जाके क्या हुआ? हिंदी भाषा का विकास हुआ। और इसी हिंदी भाषा के व्याकरण को हमने पढ़ना है। और हिंदी भाषा का व्याकरण हमने 3 भागों में पढ़ना है। एक आपका वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर आपने वर्ण पढ़ने हैं, वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं। दूसरा, इन्हीं स्वर और व्यंजनों का योग आपने संधि के अंदर पढ़ना है।